हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। अब जैसा कि आप जान रहे हो, इस समय चल रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो उसी के क्रम में आज हमारा अगला टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और आज के इस टॉपिक को हम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए आप नज़रें जमाए रखिए आराम से। तो देखिए, आज की टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये है क्या? सवाल हमारा ये है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है क्या। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, कह सकते हो आप, साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक संकल्पना दी। जैसा कि आप जानते हो, तो थोड़ा मोड़ा विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। आप जानते हो कि जो लाइट है जो वह क्या है, वह दिखाती है वेव नेचर। लाइट क्या दिखाती है हम लोगों को? लाइट आप कह सकते हो सर वेव नेचर दिखाती है। और अगर आपको लग रहा है कि सर वेव नेचर कहाँ दिखाती है, तो आपने पढ़ा है वेव नेचर में कि लाइट डिफ्रैक्शन दिखाती है। लाइट क्या दिखाती है? डिफ्रैक्शन दिखाती है। लाइट इंटरफेरेंस दिखाती है। और लाइट क्या दिखाती है? और लाइट दिखाती है पोलराइजेशन। ये सब फेनोमिना जो है ना, इन्हें बताया कि लाइट वेव नेचर का है, कि लाइट वेव के रूप में चलती है। ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया, ये सब चला लगभग 1905 तक। तो ये चला 1905 तक, लोग समझ गए थे हाँ चलो लाइट वेव नेचर है। उनके तमाम तरह के मतलब कि ऑब्जर्वेशन करे, सब सही पाया गया। चलो ठीक है, अच्छा। अब लाइट 1905 के बाद आया रेडिएशन वाला, यानी पार्टिकल नेचर। लाइट क्या दिखाती है? पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। पार्टिकल नेचर में आपने भी पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? आपको पता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वह पार्टिकल नेचर पर ही बेस्ड है। उसके बाद आप जानते हो कॉम्पटन इफेक्ट आगे आएगा तो दिखाया जाएगा। कॉम्पटन इफेक्ट मतलब कि इस सब घटनाओं ने प्रूव करा कि लाइट पार्टिकल नेचर दिखाती है। ठीक है ना। तो आप जान रहे हो कि सर लाइट वेव नेचर भी शो करती है और लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। दोनों हमने मतलब कि ऑब्जर्वेशन देखे थे, प्रूव भी किया था। चलो ठीक है, अच्छा। पार्टिकल नेचर में आप जानते हो फोटोन आते हैं एनर्जी के रूप में। रेडिएशन जो होता है लाइट का, उसे फोटोन आते हैं एनर्जी के रूप में। इलेक्ट्रॉन को मारते पीटते निकलते उकलते, मतलब जो भी आपने पढ़ा था। अब चलो बात करते हैं ना, तब जानते हो डी ब्रोगली साहब आए। डी ब्रोगली साहब ने कहा अच्छा तुम लोग बताओ जरा। तब तमाम जान ही रहे हो आप, वैज्ञानिक तमाम होते हैं। तो इन्होंने डी ब्रोगली ने एक सवाल किया, अच्छा बताओ जरा, जब लाइट वेव नेचर की हो सकती है, लाइट पार्टिकल नेचर की हो सकती है, तो हमारा एक बात सुन लो, पहले हमारी बात सुन लो। हमारी मतलब इनकी डी ब्रोगली साहब की बात सुननी है। डी ब्रोगली साहब ने कहा कि अच्छा बताओ, मैटर जो होता है ना, मैटर आप सब जानते हो कि मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। सबको पता है मैटर यानी कि कोई पदार्थ होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। यानी कि सबको पता है कि मैटर का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। मैटर का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। तो डी ब्रोगली साहब ने कहा कि अगर तुम ये कहते हो कि लाइट वेव है, पार्टिकल है, तो मैं ये कहता हूँ कि मैटर पार्टिकल है तो वेव भी है। अगर मैटर पार्टिकल है तो क्या है? वेव भी है। इन्होंने यही कहा था कि मैटर अगर पार्टिकल है ना तो वेव भी है, वेव नेचर भी दिखाती है। यह बात केवल इन्होंने कही थी, प्रूफ नहीं किया था। समझो ना हमारी बात को। हमने क्या बोला कि जब ये डी ब्रोगली साहब अपनी पढ़ाई के दौरान जब पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी में हर एक विद्यार्थी को अपना एक थीसिस देना होता है, एक संकल्पना देनी होती है, कुछ मतलब कि कुछ अवधारणाएं देनी होती हैं। इन्होंने यही कहा अपनी अवधारणा में, नेचर इज सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री, यानी कि प्रकृति सममित है। प्रकृति क्या है? सममित है। यही इन्होंने कहा था और इसी के लिए
इन क्वेश्चन 1929 में नोबेल अवार्ड 1929 में नोबेल अवार्ड से नवाजा गया था। समझना ना हमारी बात को, हमने क्या बोला है? हमने बोला इन्होंने क्या कहा था, प्रकृति सममित है, नेचर है सिमेट्री। प्रकृति सममित मतलब कि आप समझना हमारी बात को, जैसे कि सच है तो झूठ है, सच है तो क्या है, झूठ है, सही है तो गलत है। उसी प्रकार अगर तुम कहते हो लाइट अगर वेव नेचर है, पार्टिकल भी दिखा सकती है, तो जो मैटर जो पार्टिकल का वो वेव नेचर भी दिखाएगा। इन्होंने यही बस बात कही थी और इसी बात के लिए इन्होंने 1929 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यही कहा था कि प्रकृति सममित है, अगर तुम्हारी लाइट वेव के साथ अगर पार्टिकल नेचर दिखा रही है तो हमारा मैटर पार्टिकल के साथ वेव नेचर को दिखाएगा। यही कहा था कौन, डी ब्रोगली साहब ने कहा था। अच्छा एक बात अब आपके मन में बन रही होगी कि अगर इनका मतलब, इनके कहने का मतलब वेव नेचर का है तो इसका कुछ वेवलेंथ होना चाहिए, है ना। अभी आपको शब्द दिखाएंगे, अभी परेशान ना होइए, अभी हम आपको शब्द दिखाने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। तो आप इतना अगर समझ गए हो तो आप जान जाओ कि इन्होंने कहा था, एक लाइन इनका नोट कर लो आप, इनके लाइन में नोट करेंगे कि यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यदि कोई पार्टिकल या मैटर मूव कर रहा है, यदि कोई पार्टिकल या मैटर मूव कर रहा है तो मतलब कि वो वेव फेनोमेना को दिखाएगा। मूव कर रहा है तो वह वेव घटना या फेनोमेना को दिखाएगा। और इन्होंने वेवलेंथ बताया P बराबर या लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर क्या होता है h/p बताया इन्होंने, ठीक है ना। और P क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, P क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, P क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, लैम्डा वेवलेंथ हो जाएगा उस पार्टिकल का। और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, H क्या है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट है। तो आपने समझा ना, मैंने आपको जो बताया, अगर समझ में आ गया हो तो थोड़ा आगे चलते हैं, अब दिखाते हैं कैसे आया होगा इनका। ये तो बाद में बनाया गया ना, इन्होंने खाली संकल्पना दी थी क्या, नेचर है सिमेट्री। अगर तुम्हारा जो मतलब लाइट है वेव के साथ पार्टिकल हो सकता है, तो जो अपना मैटर है ना वो पार्टिकल के साथ क्या हो सकता है, वेव हो सकता है। अच्छा सोचो जरा एक मिनट के लिए, यह बात क्यों कही होगी, यह बात इसलिए कही होगी जैसे कि आप जानते हो लाइट पहले वेव था, लाइट पहले क्या था, वेव था। अब उसी वेव को मतलब नाम दिया गया कि जो वेव चल रही है, रेडिएशन आ रहा है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट आ रहे हैं, फोटान उसी का नाम दिया गया। और एक फोटान की एनर्जी क्या होती है बेटा, E बराबर hc/लैम्डा। एक फोटान की आपकी एनर्जी है ना, E बराबर hc/ क्या, या E बराबर h न्यू कहते हो या hf कहते हो। एक फोटान की एनर्जी E बराबर क्या होता है, h × f कहते हो, ठीक है ना, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, या ऐसे कहते हो E बराबर hc/लैम्डा। तब जब वेव को छोटा छोटा पार्टिकल मान लिया गया, देखो थोड़ा बात समझने का प्रयास करो तो मजा आने वाला है। मैंने क्या बोला, ये ऐसे रेडिएशन गिर रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसी को हमने माना था एनर्जी पैकेट, कि एनर्जी पैकेट आ रहे हैं, एनर्जी पैकेट आ रहे हैं, एनर्जी पैकेट आ रहे हैं। छोटो जरा, जब वेव को एक पार्टिकल नहीं बन गया, अब ये पार्टिकल है वास्तव में, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मारा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक पार्टिकल है। तो जब वेव पार्टिकल बन गया यार, तो पार्टिकल वेव नहीं है तो तभी कहा गया कि मैटर जो है ना पार्टिकल नेचर अगर दिखा रही है तो वेव नेचर भी दिखाएगी। यह प्रकृति का मतलब नियम है, यह प्रकृति का क्या है, डी ब्रोगली साहब ने कहा था, समझे। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताने का प्रयास करिएगा, हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होगी। इन्होंने बताया लैम्डा बराबर h/p, यहाँ पे p क्या, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जिसका फार्मूला होता है mv, क्या होता है mv, वेयर v इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। ओके, अब थोड़ा इसको दिखाते हैं। अब अभी पहले दिखाते हैं कैसे आया होगा ये वाला फार्मूला, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि वैज्ञानिकों का सवाल था कि अगर मतलब कि वैज्ञानिकों का ही सवाल था, अदर वैज्ञानिक जो मतलब कि उनसे छोटे बड़े जो भी रहे होंगे, कि अगर ये मतलब कि पार्टिकल वेव नेचर दिखा रही है तो बताओ जरा, एक आदमी दौड़ रहा है उसका बताओ वेवलेंथ कितना होगा, है ना। तो बताएंगे, अभी सब बताएंगे, अब पहले इसको नोट कर लो आराम से। तो चलिए देखते हैं बच्चों
कि मतलब कि डी ब्रोगली का वेवलेंथ, ऐसे कर सकते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा कैसे निकाला गया, कैसे इसका निगमन किया गया कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या, अरे अभी पढ़े हो ना, एच बाई पी, कैसे किया गया होगा। तो अच्छा आप जानते हो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी फोटान की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एनी फोटान, किसी फोटान की एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा बोलो, चाहे बोलो एच इंटू एफ बोलो, चाहे बोलो एच न्यू, एफ को न्यू भी दिखाते हैं ना ऐसे वी से, चलो खैर छोड़ो आप यहाँ पे, कि किसी फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, एच एफ के बराबर होती है, ठीक है ना। अब देखो जरा दूसरी बात, आप लोग ये अभी तो जानते हो, आप लोग एक बात और जानते हो कि अगर कोई कण गति कर रहा है तो मतलब आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, उसकी एनर्जी होती है E बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है, कण का गतिक द्रव्यमान है, और सी क्या है, प्रकाश का वेग है, और फोटान का वेग प्रकाश के वेग के बराबर लगभग होता है। फोटान का वेग बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वाली एनर्जी को और इस वाली एनर्जी को आप रिलेट करोगे, मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया और ये वाला आपका 2 हो गया, ठीक है ना। हम बोलेंगे 1 व 2 से अगर रिलेट करोगे आप पाओगे एम सी का स्क्वायर बराबर एच इंटू एफ, पाओगे कि नहीं पाओगे, अवश्य पाओगे, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पे जो एफ बराबर क्या था, सी बाई लैम्डा था, आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं यहाँ पे मिलाऊंगा क्योंकि, तो हो जाएगा एम बराबर एच इंटू एफ अपान सी का स्क्वायर। यहाँ तक बात तो क्लियर है आपकी। अब देखो जरा अगर कोई फोटान मतलब कि गति कर रहा है, अब फोटान का वेग कितना होता है, मतलब कि प्रकाश वेग के बराबर होता है, तो फोटान का संवेग भी होगा ना। हम बोलेंगे द मोमेंटम ऑफ द फोटान, द मोमेंटम ऑफ फोटान, यानी कि फोटान का मोमेंटम क्या होगा, P इज इक्वल टू एम सी, जहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, वही मतलब कि फोटान की वेलोसिटी है। अब P बराबर क्या हो जाएगा भाई, m की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लो, ये हो जाएगा एच एफ अपान सी का स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ हम काम करते हैं थोड़ा सा, अब देखो जरा इस सी से सी कट जाएगा, बचा क्या, P इज इक्वल टू एच एफ बाई सी बचा, और जहाँ ये एफ बाई सी है ना वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई लैम्डा। यहाँ से देखो जरा अगर मैं बोलूँ लैम्डा बराबर तो सी बाई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि 1 बटा लैम्डा बराबर अरे हो जाएगा, अरे सॉरी सी बाई एफ होगा ना, तो हो जाएगा एफ बाई सी। तो जहाँ पे एफ बाई सी है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई लैम्डा, यानी कि P इज इक्वल टू क्या होता है, एच लैम्डा। ऐसा कहा गया कि मतलब कि ऐसा इन्होंने बताया होगा कुछ, P बराबर क्या हो गया, एच बाई लैम्डा, या फिर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, P बाई, अरे सॉरी एच बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये है वेवलेंथ उस मैटर का, वेवलेंथ बता दिया इन्होंने नहीं, ये तो बाद में बताया कि इन्होंने ऐसे ही सोचा होगा, उनका जो था उन्होंने अपना कह के चले गए, अपना नोबेल पुरस्कार पा गए। तो जानते हो उनके पुरस्कार पाने में सबसे बड़ा योगदान आइंस्टीन साहब का था। उस समय आइंस्टीन सबसे बड़े वैज्ञानिक, मतलब कि बहुत काफ़ी नामी गिरामी वैज्ञानिक थे, और उनके हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए उन्हीं को बुलाया गया था, समझे, और उन्होंने हाँ कर दी थी कि हाँ मतलब कि बाद में तो दम है, जो बच्चा बोल रहा है ना इसकी बात में दम है, और दम निकलते निकलते आज मतलब कि आज माना भी जाता है कि मैटर का वेव नेचर भी होता है, और कैसे होता है प्रूफ भी दिखाएंगे, मतलब कि उसको भी दिखाएंगे एग्जाम्पल के जरिए आपको। तो देखो मतलब कि डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा का मान कितना है, एच बाई पी। अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, जहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब देखो जरा इस लाइन से आप क्या पाओगे, हम बोलेंगे अर्थात क्या पाएंगे कि मतलब अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हुई, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा का मान उतना ही क्या आएगा, कम आएगा। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा वेवलेंथ का मान क्या उतना ही क्या आएगा, कम आएगा। और एक बात और यहाँ से भी कह सकते हो, P अगर ज़्यादा हुआ, अगर P ज़्यादा हुआ तब भी लैम्डा का मान क्या आएगा, कम आएगा। ये बात समझ रहे हो ना। और तीसरी बात कह सकते हो आप यहाँ पे देखो, अगर m ज़्यादा हुआ, अगर फिक्स मास मान लो m मिल गया हमको,
तो अगर m ज़्यादा हुआ तब भी लैम्डा का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अच्छा, इन सब घटनाओं से लग रहा है कि अगर हम मतलब कि एक 100 किलो का आदमी बहुत तेज दौड़ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो उसका वेवलेंथ बहुत छोटा सा आएगा और हम मतलब कि उसको वैरी नहीं कर पाएंगे। उसको हम वास्तव में मतलब कि वेवलेंथ की एक सीमा होती है ना, कि मतलब कि 10⁻³ एंगस्ट्रॉम तक आप उसको मतलब कवर कर सकते हो, उसके पहले नहीं कवर कर सकते, उससे छोटा हुआ तो कवर नहीं कर सकते हो। पहले अच्छा इस बात को देखो जरा, इससे हमने क्या बोला कि लैम्डा का मान जो होता है, अगर v का मान ज़्यादा हुआ बहुत ज़्यादा तो ये लैम्डा का मान कम हो जाएगा, p का मान बहुत ज़्यादा हुआ तब भी लैम्डा का मान कम हो जाएगा, m का मान बहुत ज़्यादा हुआ तब भी लैम्डा का मान कम हो जाएगा। समझे ना? अच्छा, एक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है ना। और एक बात और हम बोलेंगे, यदि मान लो v बराबर 0 है, अगर मान लो एक खड़ा बैठा व्यक्ति आप उसका निकाल रहे हो, तो सोचो जरा लैम्डा का मान क्या आएगा, h/0 लैम्डा अपरिभाषित आ जाएगा, नहीं तो उसके लिए परिभाषित ही नहीं है, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी करते हैं बेटा, एक छोटी सी एक्टिविटी थोड़ी कर लो, मज़ा आने वाला है। मान लो हमारे पास एक आदमी हो, इस आदमी का मास मान लो आप 200 किलो का हो और इसका वेग मान लो कितना तेज दौड़ेगा, बहुत तेज, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका मान लो वेग है, ठीक है ना। एक आदमी है, इसका मास 200 किलोग्राम है और इसका वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने बोला इस आदमी का बताओ वेवलेंथ क्या होगा, मतलब हमने नहीं बोला, वैज्ञानिकों ने जब कहा ना, हे ब्रोगली जो तुम बनाए हो, अयुकुल जो बनाए हो, उसकी सहायता से हमको दिखाओ कि मतलब कि एक आदमी अगर दौड़ रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। तब ब्रोगली साहब ने कहा यार दिखाते हैं, परेशान ना हो, देखो जरा। अब देखो ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर क्या हो गया, h/mv हो गया। h का मान कितना होता है आप जानते हो, 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, अपान m का मान कितना दिया है, 200 किलो दिया है, और v का मान कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो लैम्डा का मान 6 बेटा बटे 2 गुणे, ये 10 पे 3 आएगा, ऊपर जाएगा तो 10 पे घाते माइनस कितना आएगा, 31 आएगा। अब ये हो जाएगा, नहीं 31 हो गए, 10 पे +3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 जुट जाएगा, नहीं 37 होगा माइनस का। अब देखो लैम्डा बराबर ये हो जाएगा, कटेगा तो आएगा आपका 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻37 मीटर, ठीक है ना। ये लगभग आता है, अगर मैं आपको बताऊं पूरा कैलकुलेशन इसका, तो ये आता है लगभग, ये आएगा 10 पे घाते, अच्छा 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 1 मीटर में 10 पे घाते 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं ना, 1 मीटर में 10 पे घाते 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो इतने मीटर में कितने हो जाएंगे, 10 पे घाते 10 जोड़ गुणा कर लो, और क्या, तो हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम। आई लो, अब देखो डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा, लो अब इसको तुम वेरी कहीं कर पाओगे, इसको कहीं देखो पाओगे क्या है, इतना छोटा वेवलेंथ मेजर ही नहीं हो सकता। इतना छोटा सवाल लगा दिया मैंने ना, इतना छोटा वेवलेंथ जानते हो कितना हो सकता है वेवलेंथ, मतलब कि आप कह सकते हो ए 10 पे घाते -3 एंगस्ट्रॉम तक ही हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि 0.0001 तक, इससे अधिक 0.001 तक, इससे अधिक मतलब इससे अगर कम हुआ तो वो मेजर होने का लायक ही नहीं है, बहुत इतना छोटा हो जाएगा कि मतलब नगण्य के बराबर। अब देखो डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा है वैज्ञानिक को, देखो जरा, अब इतना छोटा है तुम नाप पाओगे क्या है इसको, इतना कहीं दिखेबा नहीं करेगा, ये तो डिफाइन नहीं कर पाओगे इसको। वेब तो होता है, इतना बता के चले गए कि इतना छोटा वेवलेंथ कहाँ लगाओगे, 10 के, अरे 0.000000027 जीरो लगाओगे तब 1 लगाओगे तब कहीं भरेगा हो, इतना यार तुम कर नहीं पाओगे। अतः देखो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बहुत बड़ी बॉडी हो गई, अब देखो 200 किलो की बॉडी है बेचारा, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इनका वेवलेंथ बताना है तो कहाँ बता पाओगे, इतना छोटा नाप के दिखाओ यार, तो फिर क्लियर ही नहीं था वहाँ पे। अच्छा एक बात और, ये तो आप समझ गए ना, अगर बॉडी बड़ी हुई और मतलब कि वेग छोटा हुआ तो अब मतलब वेवलेंथ मतलब कि इतना छोटा हुआ कि हम उसको वैरी नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको नाप नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो वैज्ञानिकों ने सहमति बना ली, अच्छा चल बेटा फिर बाद में मिलते हैं तुमसे। तो चलो यहाँ तक तो समझ में आया आपको ना कि बहुत बड़ा मास हो गया, जितना छोटा वैल्यू जो है इसका ना वेव का मेजर नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल है, छोड़ो जाने दो, वैज्ञानिकों का चल अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और, अब इनके बाद यानी कि डी ब्रोगली साहब के बाद डेविसन और जर्मर आए।
दो वैज्ञानिक डेविसन एंड जर्मर दोनों ने साथ में एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से प्रूव कर दिया कि हाँ मैटर का पार्टिकल नेचर, मैटर जो है पार्टिकल नेचर का जो है ना वास्तव में वेव नेचर का भी है। और उसके बाद जे टॉमसन का बेटा आया, जीपी टॉमसन। जे टॉमसन का बेटा कौन है? जीपी टॉमसन आया, उसने वास्तव में प्रूफ कर दिया कि जो मैटर है ना वो पार्टिकल तो है ही बट वेव नेचर भी शो करती है। कौन किया? जे टॉमसन का बेटा जीपी टॉमसन ने किया था। और किसने किया था? और नॉर्मल तौर पे कह सकते हो कि डेविसन और जर्मर ने भी ये प्रयोग किया था। वो प्रयोग आपको मिलेगा आगे, लेकिन आप यहाँ तक समझिए ना, अगर बहुत बड़ा बॉडी हो गया तो, लेकिन हम जैसे लोगों की जो बॉडी का निकालोगे ना इतना छोटा आएगा कि मतलब कि गणना करना मुश्किल है उसका, ठीक है ना। इसीलिए वैज्ञानिक लोग इनकी बातों को यहाँ तक मान लिए। अच्छा चलो देखते हैं आगे। अच्छा अब एक काम करेंगे, अब इन्होंने एक काम इलेक्ट्रॉन पे कराएंगे इसको, नहीं इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है, देखते हैं क्या हुआ, क्या कमाल दिखाता है। तो आप इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलो बच्चों थोड़ा छोटे कण के लिए बात करते हैं, बड़े बड़े आदमी तो यहाँ पे वैरी करेंगे नहीं, छोटे कण के लिए बात करते हैं। जैसे कि जैसे मैंने बोला, मान लो फॉर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सबको पता, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लेते हैं 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आप पढ़े अभी लैम्डा इसका कितना होगा, तो बोलोगे सर h/p, एच का मान 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 होल का अपान mv 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 हो जाएगा ना। इनको पूरा साल करोगे ना तो मैं बताता हूँ तुमको कितना आएगा, 7.33 एंगस्ट्रॉम। लो अब आपको फील हो गया होगा नहीं? अच्छा इस बात से क्या फील हो रहा है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, आपका होमवर्क मान लो, ठीक है ना। आप इतना जब छोटा पाओगे, अब लग रहा है कि हाँ कुछ वेव इसका इलेक्ट्रॉन का वेव है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ यार वेरी बड़े आराम, मतलब कि वो देखो बहुत टाप लग रहा है कि 7.3 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये दायरे के बीच में है, तो भाई इसको मेजर कर सकते हो आराम से, ये ठीक लगा इलेक्ट्रॉन। यानी कि कहने का मतलब यही है ना कि जो इनका ये सिद्धांत है वो छोटे कणों के लिए, छोटे कण में क्या आएंगे, जैसे आ जाएगा मान लो आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, अल्फा कण आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा, तमाम छोटे कण जो है ना के लिए मतलब मस्त है। कैसा है? मस्त है, काम करेगा, बढ़िया है, सुटेबल है, सुंदर सा है, ठीक है ना। तो छोटे के लिए काम करेगा, समझ में आता है ना, छोटे के लिए समझ में आता है क्या होता है क्या नहीं होता। बड़े के लिए तो पैबा ना करोगे, इतना छोटा होता है फिर पढ़ाने से क्या फायदा हो वाला। अब देखो जरा यहाँ पे एक बात और मजेदार देखो, अब हम देखेंगे लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम जानते हैं चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p होता है ना। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लैम्डा का मान निकालो, आपसे कहा गया। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर होता है ना। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं, हमने बोला चूंकि k बराबर क्या हो गया, हाफ mv का स्क्वायर। अच्छा और एक बात और जानते हो, p बराबर क्या होता है, mv होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, p/m हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी k बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे m गुणे देखो v का मान p/m, यानी कि p²/m का स्क्वायर, m से m कट जाएगा, ये आ जाएगा 2k बराबर 2 m बचा है ना, तो हो जाएगा 2km लगा लो आप। अरे यहाँ बचेगा p का स्क्वायर, तो p बराबर क्या आएगा, रूट में 2m आ जाएगा। अब जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना, देखो इसलिए लैम्डा बराबर h का अपान रूट में 2m आ गया, नहीं आ गया। लैम्डा का मान कितना आएगा, h अपान रूट में 2m आ जाएगा ना। बढ़िया, जो भी है सब मस्त है। अब देखो जरा, ये हो गया हमारा मतलब कि लैम्डा इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपान रूट में 2m तो बचपन से पढ़ते आ रहा हो जी। अब देखो एक सवाल मैं आपको देता हूँ होमवर्क के तौर पे, उसको आप जरूर लिखिए। क्वेश्चन कि मान लो एक दिया है इलेक्ट्रॉन, एक दिया है प्रोटॉन और एक दिया है अल्फा कण, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। ओके, तो आपका काम यही है कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का लैम्डा और प्रोटॉन का लैम्डा और अल्फा कण का लैम्डा ऑफ अल्फा कण
मतलब में कौन छोटा है कौन बड़ा है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ आराम से, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, सबसे कम है, अतः इसका लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका प्रोटॉन का उसका लैम्डा थोड़ा कम होगा इनसे, इनका सबसे कम होगा, क्योंकि जानते हो ना अगर इनका होता है AMU, इनका मास अगर AMU है तो इनका कितना होता है 4 AMU होता है नहीं, तो सबसे बड़े मास का लैम्डा सबसे कम आएगा। इसको आप करना, होमवर्क आपका है, मैंने आपको बता सब आपको दे दिया ना। इसका मतलब यही मिलेगा आपको कि मतलब जिनका मास जितना ज़्यादा होगा उनका लैम्डा उतना ही क्या होगा, कम होगा। देखो जरा यहाँ भी देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी सेम है, एच सेम है, एम बदल रहा है, एम अगर ज़्यादा होगा तो लैम्डा का मान कम होगा, तो अल्फा कण का मास ज़्यादा होता है उसके लैम्डा का मान कम आएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। आप इसको फटाक से नोट करो, आगे चलते हैं फिर। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देख रहे हो कि मैंने इसको मिटाया नहीं है। अगला टर्म मतलब कि केस है, जैसे कि पिछला केस क्या था काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, अब की हमारा होगा कि लैम्डा इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, लैम्डा इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, विभवांतर के टर्म में हमको निकालना है, सीधी सीधी बात है। तो देखो जैसे क्या होता है, मान लो यह कोई प्लेट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे V वोल्ट है, तो यहाँ से कोई अगर चार्ज हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो कितना काम करना पड़ता होगा, आपको पता है कि डेल्टा V बराबर मतलब कि W बराबर क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V होता है। आपको मैंने बताया था कि अगर आप मान लो 1 से 2 ले जा रहे हो तो बेटा V2 माइनस V1 बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल अपॉन Q, जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और ये मतलब कि वर्क किसके विरुद्ध करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि यह वर्क जो आप जानते हो यही वर्क ऊर्जा का रूप लेगी या वही ऊर्जा कार्य का रूप लेगी, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, K बराबर Q इंटू डेल्टा V के, यानी कि इसको यहाँ तक जाना है तो मतलब कि ये तो इसका वर्क हो जाएगा, इसके खिलाफ हमको वर्क करना है। इसके खिलाफ वर्क कैसे करोगे, जब इनको काइनेटिक एनर्जी दोगे, जितना आप एनर्जी दोगे उतना वर्क अगर बराबर है तो आगे चलेगा। तो K इंटू Q भी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, इसलिए लैम्डा बराबर H अपान रूट में 2m हो जाएगा यहाँ पे Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा का V। लो ये हो गया आराम से, अगला हमारा फॉर्मेट बन गया। अब इसमें एक सवाल बनने वाला है ना, मतलब कि स्पेशल केस कह सकते हो, स्पेशल केस फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पूछा जाए कितना होगा, तो लैम्डा बराबर कितना होगा, देखो H अपान रूट में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन का आवेश मल्टीप्लाई बाई डेल्टा V, जो विभव है। मतलब कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर मान रखने पर ये लैम्डा बराबर क्या आता है आपका, मैं पूरा आपको बेटे फार्मूला बताता हूँ बेटा, ये पूरा आपका आ जाएगा, डेल्टा V तो ऐसे ही रह जाएगा, 12.27 अपान रूट में यही पोटेंशियल, जबकि लैम्डा किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। अब आपका ये होमवर्क फिर से मैं देता हूँ छोटा सा, आप सारी वैल्यू पुट कर लो। आपको पता है H बराबर कितना होता है, 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 होता है। आप सारी वैल्यू पुट कर लोगे तो लैम्डा का मान लेंगे, स्टाम सीधे फार्मूला लगाना है 12.27। आप जानते हो कहाँ तक आओगे, आप आओगे लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपान रूट, टोटल आएगा टोटल 150 अपान रूट में V आएगा। इनको सॉल्व करें 150 का जो मतलब कि वर्गमूल आएगा लगभग 12.27 आएगा, अपान रूट का V हो गया। ओके, तो ये होता है पोटेंशियल के टर्म में लैम्डा का मान इलेक्ट्रॉन, एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए है। स्पेशल किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का मान है विभवांतर के टर्म में। और बाकी आपको फार्मूला लर्न हो गया ना, लैम्डा मतलब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लैम्डा का मान क्या होता है, H अपान रूट में 2m के, पोटेंशियल टर्म में क्या होता है, H अपान रूट में 2m Q इंटू डेल्टा V। आराम से आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे कल न्यूमेरिकल से, बढ़िया न्यूमेरिकल आपकी लिस्ट कर ले आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आपसे एक बार मैं फिर करना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप अपनी पढ़ाई मजबूती के साथ करिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करिए। ओके, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में से कुछ न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।